Hello everyone, my name is Amit Mandloi. Welcome to online platform of Rouse Academy. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 के। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आए थे, किसके लिए थे, इससे संबंधित प्रश्न है। तो देखिए मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है, अगर आपने संविधान के बारे में थोड़ा पढ़ रखा हो, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग जो है उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ऑफ इंडिया, इंग्लैंड में बैठते थे, और चेम्सफोर्ड जो थे हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे या वाइसराय बोल लीजिए। और इन दोनों ने जो प्रपोजल्स दिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का हिस्सा बनाया गया, इसलिए इनको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड प्रपोजल्स भी कहा जाता है। और अब देखते हैं ऑप्शंस में। तो पहला है सोशल रिफॉर्म, सेकंड एजुकेशनल रिफॉर्म, रिफॉर्म इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी आप बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म किया गया था। क्या रिफॉर्म थे, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से इंडिया में प्रोविंसेस के अंदर डायरकी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। एंड व्हाट इज डायरकी? डायरकी इज रूल ऑफ टू। दो जगह पर रूल हो या दो लोगों के द्वारा रूल हो तो उसको बोलते हैं डायरकी। इसमें किया क्या था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पर दो तरह के सब्जेक्ट्स बनाए गए। एक सब्जेक्ट था रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक कैटेगरी के सब्जेक्ट्स थे जिनको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब ये जो रिवर्स सब्जेक्ट्स हैं, रिवर्स सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेने का अधिकार था उस प्रोविंस के गवर्नर का, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उन पर अधिकार था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का, जहां पर इलेक्टेड मेंबर्स होते थे और ये एक नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो इस तरह का कुछ सिस्टम इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। तो प्रोविंसेस में डायरकी कौन से एक्ट से लागू हुई, तो उसका आंसर भी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होंगे। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये जो प्रश्न था इसके पहले वाला, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है हमारा प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो हाँ, इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो ये तो करेक्ट है। पूछा है, देखिए नॉट करेक्ट पूछा है, सही नहीं है पूछा है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, तो ये ऑप्शन तो सही दिखता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सोवरेन स्टेट है, हाँ बिल्कुल सोवरेन स्टेट है। रिपब्लिक स्टेट है, रिपब्लिक स्टेट भी है। और ये तीनों शब्द हमको कहां से मिलते हैं? तीनों शब्द हमको मिलते हैं कि देखिए प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो हम वहां पर लिखे हुए हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, सोवरेन, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर स्टेट। तो ये तीनों क्वालिटी तो हमको प्रियम्बल के इंट्रोडक्शन में जब हम नेचर ऑफ इंडिया बताते हैं वहां पर देखने को मिलती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। चौथा स्टेटमेंट है फेडरल स्टेट। अब इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो थोड़ा सा विवाद का विषय हमेशा से है। क्या हम इंडिया ट्रूली फेडरल है या इंडिया यूनिटरी है? तो इंडिया ना ही पूरी तरह से यूनिटरी है, ना ही पूरी तरह से फेडरल है। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल नंबर 1 है, वो कहता है, ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वहां पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया और बी आर अंबेडकर साहब ने डिस्कशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बकायदा उसको हाईलाइट किया कि वी आर यूजिंग द टर्म यूनियन बिकॉज आवर नेचर ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट एज ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन जिस तरीके से बनता है उस तरह का फॉर्मेशन का तरीका हमारा वो नहीं है, इसलिए हम यूनियन शब्द अप्रोप्रिएटली वहां यूज करेंगे। और बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिक्स रहे, जिनमें से एक का नाम मैं आपको कोट करके बताऊं, केसी विहरे। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टर्म किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय है, क्वासी फेडरल। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, ऐसा केसी विहरे साहब ने बोला। इसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला? अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कोऑपरेटिवली फेडरल। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद।
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से फेडरल स्टेट तो नहीं है, हम अर्धसंघीय हैं, है ना, क्वासी फेडरल हैं। इसलिए चौथा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है और वही हमको पहचानना था। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? द डी ऑप्शन, भारत एक अर्धसंघीय राज्य है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है इसका क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following degrees is likely to be discontinued if National Education Policy 2020 is implemented at national level? राष्ट्रीय स्तर पर अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट की जाती है तो कौन सी डिग्री खत्म कर दी जाएगी? बीएड चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एलएलबी भी चलेगा, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। उपरोक्त सभी तो मतलब सारी तो डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। एमफिल एक ऐसी डिग्री है जो हम डिसकंटिन्यू इसमें करने वाले हैं, एमफिल, मास्टर्स इन फिलोसफी। चलिए इसके साथ में मैं आपको कुछ और फैक्ट एनपीपी 2020 से संबंधित बता देता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के बारे में बताता हूं। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पूरे राष्ट्र की शिक्षा की नीति तय करती है। हिंदुस्तान में ये तीसरी शिक्षा नीति थी। पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में और ये तीसरी आई है 2020 में। तो थर्ड टाइम द एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन इंप्लीमेंटेड, रिवाइज्ड। तो ये 3 साल आपको याद रखना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड, आपके पास में एक और फैक्ट यहां पर होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट किसने बनाया था। तो अगर आपने सुना एक फेमस व्यक्ति का नाम जिनका नाम है कस्तूरी रंगन, तो कस्तूरी रंगन कमिटी was responsible for making the draft of नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कस्तूरी रंगन कमेटी का नाम जब सुनते हैं तो एक कमेटी और ध्यान आती है, कस्तूरी रंगन कमेटी ऑन वेस्टर्न घाट्स। ये फेमस कमेटी है, वेस्टर्न घाट्स पर भी बनी थी और इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि आउट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स 37% ऑफ द एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। और ये बहुत कम है। इसके पहले एक कमेटी आई थी जिसका नाम था गाडगिल कमेटी वेस्टर्न घाट्स पर, उसने रिकमेंडेशन दिया था 64% का, और 64% से 37% का रिकमेंडेशन अब कस्तूरी रंगन कमेटी ने दिया। खैर ये कस्तूरी रंगन कमेटी जो है ये एजुकेशन के लिए भी बनी है और वेस्टर्न घाट्स के लिए भी बनी है। इसलिए अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है और आप लेक्चर देख रहे हो, बोले कि सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बताया था, ऑप्शन में तो सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं था, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स भी था या वेस्टर्न घाट्स ही था, तो आंसर फिर क्या होगा? वेस्टर्न घाट्स होगा। और दोनों होंगे तो दोनों ऑप्शन साथ में जहां पर मिलेंगे वो होगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको इसके बारे में ध्यान में रखने चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया है। और साथ में वेस्टर्न घाट्स पर भी कस्तूरी रंगन कमेटी बनी है जिसने रिकमेंडेशन दिया है कि 37% ऑफ द टोटल एरिया शुड बी इंक्लूडेड अंडर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। सेम सब्जेक्ट पर एक कमेटी पहले बनी थी जिसका नाम था गाडगिल कमेटी, जिसने रिकमेंडेशन दिया था 64% का। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स थे जो मैं साथ ही साथ कवर कराते जा रहा हूं। तो इसका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? एमफिल, मास्टर्स इन फिलोसफी। ये डिग्री नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में डिसकंटिन्यू की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं टी बोर्ड, ठीक है। टी बोर्ड कहां पर स्थित है? टी बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो है कलकत्ता। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित है। 1954 में टी बोर्ड की स्थापना की गई थी, 1954, ठीक है। तो टी बोर्ड के बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि 1954 इट वाज एस्टैब्लिश्ड, है ना, और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी सारे ऑप्शंस भी आपको अच्छे दिख रहे होंगे, गुवाहाटी, दार्जिलिंग, गुंटूर, ठीक है। तो ये फेमस जगहें हैं जहां पर चाय पैदा जरूर होती है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर टी बोर्ड जो है वो कहां पर लोकेटेड है? कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 में देके रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पावर रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। दल बदल के केस में किस के पास में अथॉरिटी है कि वो सदन के व्यक्ति को, सदन के सदस्यों को अयोग्य साबित कर सके, घोषित कर सके?
तो इसका आंसर होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जैसे कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पर स्पीकर, और हम अगर बात करें राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तो यहां पर वहां का स्पीकर, वहां का अध्यक्ष, ठीक है। तो उनके पास अथॉरिटी रहती है कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किस केस में, दल बदल के केस में, डिफेक्शन के केस में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफेक्शन क्या होता है या डिफेक्शन का कानून कहां पर है। तो एक केस हुआ था 1967 में, 1967 में हरियाणा राज्य के एक एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल। इन्होंने एक ही दिन में 3 बार अपनी दल बदल लिया। एक ही दिन में एक व्यक्ति ने 3 बार अपना दल बदला, एक पार्टी में घुसे दूसरे में निकले, ऐसा। तो 3 बार जब उन्होंने एक ही दिन में चेंज किया तो उसके बाद से भारतीय राजनीति में एक वाक्य फेमस हो गया जिसको बोलते हैं आया राम गया राम। तो ये 1967 का हरियाणा का केस था। गयालाल एमएलए थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार बदल ली। इसके बाद में भी बार बार ऐसा डिफेक्शन के केस देखने को मिले। तो राजीव गांधी जी की सब सरकार आई तो उस समय पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से दल बदल कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे कि इस तरह के दल बदल से बचा जा सके, ठीक है। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची ऐड की गई और उस 10th शेड्यूल के हिसाब से, उस 10th शेड्यूल में जो वर्णन किया गया उसकी वजह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास में, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास में, है ना, अधिकार होता है कि वो सदन के सदस्यों को अयोग्य साबित कर सके हियरिंग के बाद। पहले इसके आदेश के ऊपर में हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते थे। बाद में 1992 के बाद में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, इसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू इज अलाउड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 55 जिसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following committee is not related with center state relation? केंद्र राज्य संबंध के संबंध में अगर हम बात करें तो कौन सी निम्नलिखित समिति है जो इससे संबंधित नहीं है? तो देखते हैं केंद्र राज्य संबंध संबंधित समितियां, सेंटर स्टेट रिलेशन। हमारा क्योंकि फेडरल नेशन है, क्वासी फेडरल, तो इसलिए केंद्र और राज्य के मध्य में कुछ संबंध है। 3 तरह के संबंध है, फाइनेंशियल रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस और लेजिस्लेटिव रिलेशंस। 3 तरह के वित्तीय संबंध है, ठीक है। उसके बाद कार्यपालिक संबंध है, विधायिक संबंध है केंद्र और राज्य के मध्य, ठीक है। और उन संबंधों में सुधार हेतु, है ना, उन संबंधों में सुधार हेतु रिकमेंडेशन करने के लिए, सिफारिश करने के लिए कई बार कमिटीज बनाई गई हैं, ठीक है। राजामन्नार कमेटी, राजामन्नार कमेटी की अगर बात करें तो ये बनाई गई थी 1969 में, जिसके अध्यक्ष थे राजमन्नार साहब, ठीक है। और तमिलनाडु सरकार ने ये कमेटी बनाई थी। काम क्या था? सेंटर स्टेट रिलेशन के संबंध में सुधार हेतु सिफारिशें देना, ठीक है। तो मतलब ये कमेटी तो जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन की कमेटी है। सरकारी आयोग बड़ा फेमस आयोग था, सरकारिया साहब के अध्यक्षता में बनाया गया था सरकारिया आयोग, ठीक है। सरकारी आयोग बना था 1983 में। इन्होंने 247 रिकमेंडेशंस दी थी, जिनमें से बहुत सारे रिकमेंडेशन सरकार ने मानी है, ठीक है। और 247 रिकमेंडेशन के साथ में ये बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था और इसकी सिफारिशों पे बहुत सारा काम किया गया है। इसके बाद किरित, इट इज नॉट कीर्ति, इट इज किरित पारिक कमेटी, ठीक है। तो किरित पारिक कमेटी जो है ये अभी रिसेंट में इनकी रिपोर्ट सबमिट हुई, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी या ये समिति बनी थी गैस प्राइसिंग के इश्यू पे। जो हम गैस खरीदते हैं उसके इश्यू पे ये बनाई गई थी और इसका मेजर उद्देश्य था कि कुछ ऐसी सिफारिशें दी जाए जिससे कि फेयर प्राइस मिल सके एंड यूजर को। एंड यूजर शुड गेट फेयर प्राइस ऑफ गैस। तो इसलिए किरित पारिक समिति बनाई गई थी। मतलब इसका संबंध कहीं पर भी केंद्र राज्य संबंध से नहीं है,
तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आखिरी ऑप्शन इसमें पूछा गया पंछी कमीशन। तो ये पंछी कमीशन या पुंछी कमीशन जिसको बोला जाता है, एमएम पुंछी साहब, मदन मोहन पुंछी साहब की अध्यक्षता में बनाया गया था। सन 2007 में बनाया गया था और इसका उद्देश्य भी था केंद्र राज्य संबंधित सिफारिशें देना। तो इसका सही आंसर साबित होता है आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर सी सही होगा। और बाकी कुछ फैक्ट्स भी हमने देखे जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए केंद्र राज्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। मैच द फॉलोइंग, इंडस्ट्री देके रखी है, ठीक है, और इंडस्ट्री के बाद में प्लेस देके रखी कि कहां पर ये इंडस्ट्री पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जूट इंडस्ट्री की हम बात करें एमपी में तो पाई जाती है अमलाई में, हैवी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में, करेंसी पेपर मिल बिल्कुल होशंगाबाद में मिलती है करेंसी पेपर मिल, और बाइसिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है गुना, ठीक है। तो सीधे सीधे मैच हो रहे हैं, सीधे सीधे मैच हो रहे हैं, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, ठीक है। तो चारों फैक्ट आपको और मिल गए। अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जाए कि करेंसी पेपर मिल इन एमपी इज सिचुएटेड एट, कहां पर मध्य प्रदेश में कहां पर करेंसी पेपर बनाने की मिल है, तो उसका आंसर क्या होगा, होशंगाबाद। तो ये चार ऑप्शन भी आपके लिए जरूरी है जिनको आपको मेमोराइज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बैंक से संबंधित प्रश्न आया है। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट, रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब कुछ मिलाकर के ये चार शब्द देखने, इनमें से चार शब्द में से कौन सा शब्द सही दिखता है। तो IBRD जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं, उसमें आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा। और वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ चीजें जानकारी ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को मिला करके बोला जाता है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस, और ये दोनों बनाए गए थे 1944 में। वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त होने के बाद में दोनों बनाए गए थे। जरूरत क्या थी, वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल लोन्स देता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही है डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फॉर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, तो लॉन्ग टर्म लोन्स देता है डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए। IMF जो है कंट्रीज को स्मॉल अमाउंट में लिक्विडिटी देने के लिए, शॉर्ट टर्म्स में लिक्विडिटी का बूस्ट देने के लिए लोन देने का काम करता है, ठीक है। अगर किसी की अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी हो तो IMF जो है उनको लोन दे करके उस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म क्राइसिस से उसको उभारने का काम करेगा। शॉर्ट टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं रहेगा, सिर्फ इकोनॉमी में फ्लूइडिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस से बेल आउट करने के लिए IMF का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्लास में भी हमने IMF से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे जिसमें हमने SDR करेंसी की बात की थी जो कि IMF की करेंसी है, ठीक है। चलिए इसके साथ में हम देखते हैं इन दोनों के हेडक्वार्टर्स क्या है। दोनों के हेडक्वार्टर्स आपको पढ़ेंगे। हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के कौन है, डेविड मालपास, माल वाले आदमी हैं डेविड मालपास, इसीलिए इनके पास में जाना चाहिए। किस लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए लोन देने। अभी रिसेंट में एक फैक्ट और आप ध्यान रखिए, अभी रिसेंट में यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, जो बाइडेन साहब ने रिसेंट में जो बाइडेन साहब ने अजय बांगा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनका नाम सजेस्ट किया है वर्ल्ड बैंक को हेड करने के लिए। मतलब कि यूएस प्रेसिडेंट इज सजेस्टिंग द नेम ऑफ अजय बांगा टू हेड द वर्ल्ड बैंक। तो हो सकता है अगर उनकी रिकमेंडेशन माना जाए, सजेशन माना जाए, तो आने वाले समय में वर्ल्ड बैंक के ऊपर भारतीय मूल के व्यक्ति का कब्जा हो जाएगा उस टॉप सीट पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है नीति, लेकिन कौन सी बनाता है, मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। नीति आयोग जिसको हम थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, थिंक टैंक है। और ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया, ठीक है।
तो ये प्लानिंग कमीशन की जगह बना है, ये भी बनाता है, लेकिन ये बनाता है 3 तरह के प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, एक्शन प्लान और विजन प्लान। ये 3 तरह के प्लान ये देता है, ठीक है। लेकिन वहां पे कहीं पर भी राजकोषीय नीति नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है राजकोषीय नीति बनाना। राजकोषीय नीति मतलब टैक्स कितना होगा, कहां पर कितना पैसा जाएगा, टैक्स से पैसा कितना आएगा, कितना खर्चा करेंगे, ये सब नीति का काम, निर्माण करने का काम किसका होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ठीक है। तो सही आंसर इसका होगा वित्त मंत्रालय, ठीक है। और आखिरी वाला है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। प्रतिभूतियों को ना इधर से उधर देना इसका काम है, उसके ऊपर देखरेख करना, जो स्टॉक मार्केट चलता है उसकी देखरेख करना सेबी का काम है, ठीक है। तो सेबी का मूल उद्देश्य है इन सब चीजों से देखना। चलिए अब इनके कुछ अध्यक्ष हैं, उनके नाम भी हम देख ही ले। 4 संस्थाएं हमारे पास, चारों संस्था के अध्यक्ष देख ले। दो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास। नीति आयोग के चेयरपर्सन जो रहते हैं वो होते हैं पीएम, और वाइस चेयरपर्सन जिसका नाम हमको ध्यान होना चाहिए, पीएम तो हमको पता ही है मोदी जी हैं, वाइस चेयरपर्सन जो है वो है सुमन बेरी, ठीक है। और सीईओ जो है नीति आयोग के वो है सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। फाइनेंस मंत्रालय के ऊपर देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर आपको सबको पता है निर्मला सीतारमण जी हैं, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है हमारे यहाँ के? फाइनेंस सेक्रेटरी की जब बात आती है तो इट इज टीवी सोमनाथन। ये सब भी प्रश्न आपके लिए जरूरी हैं, करंट अफेयर बेस्ड प्रश्न है, मिसलिनियस फैक्ट्स हैं जो कि हम ऐसे डिस्कशन के माध्यम से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेबी में महिला को चांस मिला है, ठीक है, वो है मधवी पुरी मैडम जो है वो सेबी की अध्यक्ष चेयरपर्सन है अभी, मधवी पुरी, ठीक है। तो ये सेबी की अध्यक्ष हैं अभी। तो ये सारी चीज हमको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। तो वित्त मंत्रालय इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट देखिए, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट वर्क्स टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज इन द कंट्री, ठीक है। 2 चीजें देके रखी है। पहला ऑप्शन में देके रखा है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो क्या लॉ कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है, क्योंकि ये रिजोल्यूशन से अडॉप्ट की गई थी, रिजोल्यूशन के माध्यम से बनाई गई थी, ठीक है। और ये 1955 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। रिजोल्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसके लिए कोई कानून भारत में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट वर्क्स टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ कमीशन है, लॉ के रिस्पेक्ट में ही काम करेगा, तो दूसरा ऑप्शन सही दिख रहा है। इसलिए अब हम 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, देखिए कौन सा सही बैठता है। ओनली 1, तो 1 तो है ही नहीं सही, ठीक है। इसके बाद बोथ 1 and 2, 1 सही नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज दिस, ठीक है। नाइदर 1 and 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला ऑप्शन सही है, तो हमारा सही उत्तर होगा केवल 2, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम बेसिकली आई थी 2018 में। और क्यों आई थी? इसलिए आई थी ताकि हर जिले में कुछ न कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फेमस कर पाए, और ताकि उस जिले की आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके और थोड़ा मजा आ सके, मतलब आर्थिक बूस्ट मिल सके, ठीक है। अब इसमें से वो बताया गया कि बनाना एक्सपोर्ट क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत कहां पर प्रपोज्ड है, तो इसका आंसर है बुरहानपुर। अब देख लेते हैं, चारों जिले देके रखे मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए चारों के सामने कुछ न कुछ लिखेंगे हम, क्योंकि चारों की जगह पे कोई ना कोई प्रोडक्ट तो हो रहा होगा, ठीक है। तो बैतूल में सागौन की लकड़ी, सागौन टीकवुड, ठीक है, ये इस जिले का उत्पाद है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत। बड़वानी याद करिए कहां पर है,
साउथ ऑफ एमपी, ठीक है। बड़वानी के अंदर जिंजर, जिंजर मतलब अदरक। रतलाम, रतलाम में दो चीजें हैं, गार्लिक मतलब लहसुन, और साथ में सेव नमकीन। रतलाम के नमकीन फेमस हैं, इसलिए रतलाम में नमकीन भी इस पर्टिकुलर चीज में शामिल है। बुरहानपुर के अंदर बनाना है, मतलब बनाना मतलब केला है ना, बनाना है मतलब क्या बनाना है, कुछ नहीं बनाना, बनाना मतलब केला। तो केले के लिए हमने यहाँ पर बनाना एक्सपोर्ट क्लस्टर खोला, इसीलिए हमारा ऑप्शन यही वाला सही है जो हमने टिक कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। बनाना के बाद में यहाँ पर पावर लूम के लिए भी इस डिस्ट्रिक्ट को चूज किया है इसी योजना के अंतर्गत, पावर लूम, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस भी आपको ध्यान में रखने चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रश्न आए और इन ऑप्शन से संबंधित हो तो आप उसके ऊपर विचार कर सकें, लगा सकें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ सुप्रीम कोर्ट जज होल्ड्स ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है एससी जज कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, ठीक है। देख लेते हैं भैया, अब करेक्ट आंसर देखना है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट का जज 62 साल की उम्र तक रहता है क्या? नहीं, 65 की उम्र तक रहता है, ठीक है। और क्या सिर्फ प्रूवन मिसबिहेवियर के केस में ही उसको हटाया जा सकता? नहीं, एक और ग्राउंड है जिसका नाम है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर भी हटाया जा सकता है, ठीक है। हटाया कैसे जाता है? हटाया जाता है इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया के अनुसार। संविधान में ऐसा मेंशन्ड है कि इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही हटाया जा सकेगा, ठीक है। तो इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। 65 इयर्स की एज है और प्रीवन मिसबिहेवियर के अलावा इनकैपेसिटी भी एक ग्राउंड वहां पर बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत साबित होते हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत देखे रखे हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नाइदर वन नाइदर टू, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन हैंडशेक स्कीम। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्ड लोन स्कीम है क्या? नहीं, गोल्ड लोन स्कीम नहीं है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है क्या? हाँ, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है। जब हमारे यहाँ टेक्निकल चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही थी बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, पीएसयूज में, उस समय पर बहुत सारे लोग जो हैं इन टेक्निकल अडेप्टेशंस, इन टेक्निकल अपडेशंस को अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तब एक स्कीम लेकर के आए थे कि ज्यादा भार ना पड़े, सैलरी का ज्यादा भार पीएसयूज पर ना पड़े, इसलिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट आप ले लीजिए। उसी चीज को एक और नाम से बोला जाता है, दिस इज गोल्डन हैंडशेक। तो दिस पर्टिकुलर गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज रिलेटेड टू वॉलेंट्री रिटायरमेंट, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, जो कि कहता है विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोशन नीड्स सपोर्ट ऑफ 1/3 ऑफ मेंबर्स टू बी एडमिटेड इन द लोअर हाउस। इट did not state reasons for its adoption in the Lok Sabha. It can be moved against an individual minister और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं 64 का आंसर। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, क्या 1/3 मेंबर की जरूरत लगेगी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में? नहीं, 50 लोग लगते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करने के लिए सिर्फ 50 मेंबर्स लगते हैं। और इट नीड नॉट स्टेट रीजंस फॉर इस अडॉप्शन इन द लोकसभा। हाँ, रीजन स्टेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला तो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं आता है, या सिर्फ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं आता है, वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ आता है। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत साबित हो गया, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो कौन कौन से इनकरेक्ट साबित हो गए? पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जीडीपी का सिंपल डेफिनेशन है द टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all the finished goods and services produced within the geographical territory of a country in a particular period, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कौन सी डेफिनेशन सही बैठती है।
डी वाली डेफिनेशन सही बैठती है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री, कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर और ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। और किनका? ऑल फिनिश्ड गुड्स, फाइनल फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू। ठीक है, ऊपर भी कुछ मिली जुली शब्द लिखे हैं लेकिन सारी की सारी चीजें उसमें नहीं आ पा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following directive principles are based on liberal and intellectual principles? लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे कौन कौन से बेस्ड है? ठीक है, कौन सा बेस्ड है? देखिए, जब डीपीएसपी हम पढ़ते हैं तो तीन तरीके से उसको डिवाइड करते हैं। एक तो लिबरल होते हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड, एक होते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड, और एक होते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड। ठीक है, तो अब ये चार देखते हैं कौन कौन से हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट में इनका सेपरेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स का, तो ये देखे रखा है आर्टिकल नंबर 50 में, अनुच्छेद 50 में देखे रखा है, और यही लिबरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। और कोई तो नहीं है आंसर, वो भी देख लेते हैं। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई है आर्टिकल नंबर 43 में, 43वें अनुच्छेद में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे सके। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है, और आपने गांधी जी को अगर पढ़ रखा है तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल पर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशन बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, पब्लिक हेल्थ बढ़ाना है, तो सोशलिस्ट मामला है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ऐसे बात करते हैं, सोशलिस्ट लोग इस तरह की पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। कहां पर मेंशन किया हुआ है? तो ये 47 में, अनुच्छेद नंबर 47 में इसका मेंशन किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत का गठन करना, और ताकि सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है गांधी जी ने दिया था, पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी का था। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और ये अनुच्छेद नंबर 40 में वर्णित है, 40, आर्टिकल 40 में। तो ये कुछ और चीजें आपको मिल गई, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, लिबरल पूछा है हमसे, इंटेलेक्चुअल लिबरल प्रिंसिपल्स पे पहला वाला बेस्ड है, तो आंसर इज ए। ठीक है, बाकी भी ध्यान रखिएगा, और कम से कम अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 50 तक तो आपको पूरे याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से, तो 12 से 50 तक तो बिल्कुल एकदम बाय हार्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ एमपी प्लानिंग कमीशन? चलिए, एमपी का भी जैसे प्लानिंग कमीशन नेशनल प्लानिंग कमीशन होता था, वैसे स्टेट प्लानिंग कमीशन होता था। ठीक है, स्टेट प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ चीजें आपको बता दी जाए। 1972 में स्टेट प्लानिंग बोर्ड 1972 में अस्तित्व में आया। ठीक है, जिसका नाम बदल करके 2007 में कर दिया गया स्टेट प्लानिंग कमीशन। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? सीएम। चेयरमैन कौन होता था? सीएम। और इसके पहले स्टेट प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन जिसका हम नाम ढूंढ रहे हैं वो है दयाराम नाग, डॉक्टर दयाराम नाग। तो ये कुछ फैक्ट्स और ध्यान रखिए एमपी से जुड़े हुए कि स्टेट प्लानिंग बोर्ड अस्तित्व में आया 1972 में, और जिसका नाम बदल करके स्टेट प्लानिंग कमीशन कर दिया गया 2007 में, जिसके पहले वाइस चेयरपर्सन कौन रहे? दयाराम नाग। ठीक है, और सीएम उसके चेयरपर्सन रहते हैं। चलिए, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यूटीआई इज द लार्जेस्ट कंपनी मैनेजिंग द पब्लिक एसेट्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, सबसे बड़ी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड के को मैनेज करने का काम करती है, और ये 1 फरवरी 1964 को एस्टैब्लिश हुई थी। तो 1964 ऑप्शन में दिखता है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, 69, रुपए का पहली बार अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है डीवैल्यूएशन। ठीक है, बेसिकली लास्ट टाइम जब डीवैल्यूएशन कब हुआ था? लेटेस्ट। ठीक है, 3 बार आज तक डीवैल्यूएशन हुआ है, 3 टाइम्स। ठीक है, और 3 टाइम्स जो डीवैल्यूएशन हुआ है, पहली बार हुआ है 1949 में, दूसरी बार डीवैल्यूएशन हुआ है 1966 में, और तीसरी बार हुआ है 1991 में। उसके बाद डीवैल्यूएशन नहीं हुआ।
ठीक है। 1949 हम जस्ट आज़ादी हुए तो उसके बाद 1966 चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ वॉर लड़े थे उस समय, और 1991 में जब हमने रिफॉर्म्स किए थे एलपीजी तब। तो लेटेस्ट वाला ऑप्शन में मिल जाएगा हमको जुलाई 1991, क्योंकि 1991 का उसमें एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है। ठीक है, तो लेटेस्ट अब हुआ था। इसके साथ में एक और फैक्ट याद रखिए, डीमोनेटाइजेशन। जब डीवैल्यूएशन की बात करी तो डीमोनेटाइजेशन की बात भी कर लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन भी भारत में 3 बार हुआ है। ठीक है, पहली बार हुआ है 1946 में, 1946 में। दूसरी बार डिवैल्यूएशन हुआ है 1978 में, और तीसरी बार हुआ है 2016 में। 3 बार हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन के साथ में 3 बार डिमोनेटाइजेशन भी हो चुका है। तीसरा वाला तो आपको याद ही होगा, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी की पहली सरकार जब बनी तब किया गया था। ठीक है, तो 3 बार डिमोनेटाइजेशन, 3 बार है ना डिवैल्यूएशन। अब आपके लिए एक टास्क और है, आपको ये भी याद करना है कि इस समय पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे और आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने चाहिए, तीनों ही साल डिवैल्यूएशन वाले और तीनों साल जो हम डिमोनेटाइजेशन की बात करें तब भी। ये आरबीआई के गवर्नर इन समय पर कौन थे और फाइनेंस सेक्रेटरी इस समय पर, फाइनेंस मिनिस्टर इस समय पर कौन कौन थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सागर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय किस वर्ष खोला गया? इन विच ईयर सागर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉज ओपन्ड? सागर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है वो 1906 में ओपन हुआ है, 1906 में। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था और कुछ पढ़ने लायक इसमें है नहीं। तो सागर में जो पुलिस ट्रेनिंग का स्कूल है वो 1906 में ओपन हुआ है। होमगार्ड पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? ये जबलपुर में है। होमगार्ड पुलिस का मुख्यालय जो है ये जबलपुर में है। तो इसमें भी कुछ ज्यादा सोचने समझने दिमाग लगाने का दूसरा नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इनर लाइन परमिट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इनर लाइन परमिट, ठीक है, इनर लाइन परमिट क्या होता है? देखिए, जब भी हम कुछ ऐसी जगह पर जाते हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, तो वहां पर प्रोटेक्टेड एरियाज में प्रवेश करने के लिए हमको एक लाइन क्रॉस जब करते हैं तो वहां पर इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। इनर लाइन परमिट वहां के डीएम दे सकते हैं, वहां का एक मतलब लोक सेवा केंद्र बने होते हैं, वहां से ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, वहां की जो अथॉरिटी रहेगी वो आपको इनर लाइन परमिट देगी, तब उसके बाद ही आप जो आकर के वहां घुस सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होने के बावजूद भी इंडिया के कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज में ना, जब हम बोलते हैं ना हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है, कि यू कैन फ्रीली रोम अबाउट एनीवेयर इन द कंट्री, कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, उस घूमने की स्वतंत्रता है आपके पास थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, लेकिन हाँ उसके ऊपर एक एक्सेप्शन है कि कुछ कुछ जगह पर जाने के लिए आपको रोका जा सकता है, खासकर प्रोटेक्टेड एरियाज में जहां पर आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। अब वो इनर लाइन परमिट से संबंधित 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इनर लाइन परमिट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अलाउ इनवर्ड ट्रेवल ऑफ एन इंडियन सिटीजन। बिल्कुल अभी जिसकी हम बात कर रहे थे इनटू अ प्रोटेक्टेड एरिया, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, इट इज इश्यूड फॉर ट्रेवल पर्पज ओनली। ठीक है, तो ट्रेवल पर्पज के लिए इशू करेंगे। और किस चीज के लिए इशू किया जाएगा बताइए? तो ट्रेवल पर्पज के लिए इशू किया जाएगा। और इट इज ऑपरेशनल इन अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय और नागालैंड। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड यहाँ पर ऑपरेशनल है। ठीक है, बेसिकली 4 जगह पर ऑपरेशनल है, 5वें ने मांग की है। ठीक है, कौन कौन से 4 जगह पर है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है ना, अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में है सारे, नागालैंड। उसके बाद में ये है मिजोरम में और मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो इन 4 जगहों पर आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। ठीक है, और मेघालय ने अभी अभी डिमांड की है, मेघालय की राज्य की विधानसभा ने अभी सिर्फ डिमांड प्रस्तुत किया है कि सेंटर इसको मान ले कि हमको इनर लाइन परमिट का मंजूरी दे, ताकि हमारे यहाँ के प्रोटेक्टेड एरियाज में प्रवेश हेतु इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़े। ये सब जो चीजें चल रही है ना, क्यों चल रही है? सीए आने वाला है। ठीक है, सीए आ चुका है। सीए की वजह से ऐसे एरियाज जहां पर इनर लाइन परमिट की रिक्वायरमेंट हो, खासकर प्रोटेक्टेड एरियाज, वहां पर सीए लागू नहीं होगा। इसलिए चाह रहे हैं कि हमको भी इनर लाइन परमिट दे दिया जाए, प्रोटेक्टेड एरिया में अंदर घुसने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया जाए और हमें भी इनर लाइन परमिट वाला एरिया बना दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ सीए का प्रावधान लागू ना हो। इसलिए ये सब कार्यक्रम चल रहा है।
ठीक है, तो 4 है हमारे यहाँ, एपी, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो यहाँ पर घुसने के लिए हमको इनर लाइन परमिट, अंदर इंटर करने के लिए, घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। पूछा है क्या क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 इज राइट। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 ये सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विथ रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था तो उस समय पर कौन सी चीज इसमें से गलत है। ठीक है, तो कौन सी चीज गलत हो जाती है। पहला स्टेटमेंट देखिए, डायरचिएट सेंटर वाज इंट्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि जब 1919 का एक्ट आया था तो प्रोविंसेस में डायरची आई थी, लेकिन जब 1935 का एक्ट आया तो प्रोविंसेस से डायरची हटा करके कहां इंट्रोड्यूस करके दी गई, सेंटर में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फेडरल असेंबली हैड टर्म ऑफ 3 years। फेडरल असेंबली जिसको हम बोलते हैं लोकसभा का पुराना रूप। अब ये लोकसभा का पुराना रूप है तो इसका टर्म 3 years कैसे हो सकता है, इसका टर्म तो 5 साल होना चाहिए, कि लोकसभा का टर्म भी 5 साल है। तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे वाले स्टेटमेंट पे, सिंध वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो हाँ, इसी समय पर इसी एक्ट से सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था और फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी स्टैब्लिश की गई थी। ये सब चीजें सही है, इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो फेडरल असेंबली जो लोकसभा का पुराना रूप है, ठीक है, ये 1935 के एक्ट के बाद में अस्तित्व में आया और इसका टर्म कितना होता है, 5 साल। तो बी वाला ऑप्शन इसमें से गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसा ही एक और चीज आई थी जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा का पुराना रूप मानते हैं, ठीक है, वो भी इसी एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था। वो परमानेंट हाउस था, है ना, और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, जो कि आज भी चला आ रहा है। 1935 एक्ट के द्वारा ही ये सब संस्थाएं स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कौन सी चीज गलत है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई, बिल्कुल 1966 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है, बिल्कुल है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल है। लेकिन इसमें 101 देश नहीं होंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो इतने सारे कंट्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, कम कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज है, 68 कंट्रीज हैं बेसिकली। तो आपको बहुत सारे दूसरे फैक्ट भी मिल गए, हेडक्वार्टर का है, स्थापना कब हुई, भारत इसका संस्थापक सदस्य, बहुत सारी चीजें आपको फैक्ट के तौर पर मिल गई। अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए तो आप उसके आंसर कर पाएंगे। इसलिए 101 सदस्य ना होकर के इसमें 68 सदस्य हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा गलत होगा, कौन सा ऑप्शन गलत है पूछा है, डी। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कथन, क्योंकि उसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच अमेंडमेंट एक्ट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन और फंडामेंटल राइट। एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट कहां पर देके रखा है, अनुच्छेद 21A में, 21A। ठीक है, कौन से संशोधन से जोड़ा गया, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था, 2002 में आया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये वाला आर्टिकल जोड़ा गया और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया। साथ में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ की वजह से फंडामेंटल राइट में तो ये सुधार हुआ ही, है ना, एडिशन हुआ ही, डीपीएसपी में अमेंडमेंट भी हुआ। डीपीएसपी में अनुच्छेद नंबर 45, जो कि पहले था कि राज्य जो है ऐसे प्रावधान बनाएगा जो 6 से 14 वर्ष के लोगों के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रावधान करेगी। तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, तो वो उसको चेंज करना था, चेंज करके क्या कर दिया, 0 से 6 साल। ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का प्रावधान कौन करेगा, सरकारें करेंगी। ये डीपीएसपी में जोड़ा गया। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य में भी आर्टिकल नंबर 51A में एक ड्यूटी नहीं जोड़ दी, 11वीं ड्यूटी, जिसका नाम है आर्टिकल 51A के। इसमें बोला गया कि जो पालकगण है उनका कर्तव्य होगा, मूल कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को एजुकेशन के लिए पहुंचाएं। इस तरह के सेंस के साथ, इस तरह के भाव के साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई। तो 3 जगह अमेंडमेंट हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर होगा ए, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्था
कहाँ स्थित है? वेयर इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहां पर लोकेटेड है? कटक में। ठीक है, कटक में ये संस्था लोकेटेड है, इंस्टीट्यूट लोकेटेड है कटक। तो इसका सही आंसर कटक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज जबलपुर उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठों की स्थापना कब हुई? 2 खंडपीठ हैं जबलपुर हाईकोर्ट की। जबलपुर में मेन ब्रांच है, नहीं मेन बेंच जो है मुख्य पीठ है, और 2 खंडपीठ ब्रांच जो है ना, 2 बेंचेस जो है वो है, एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। भोपाल में प्रपोज्ड है, अभी तक बनी नहीं है। ठीक है, इसलिए 2 ही है हमारे यहाँ, इंदौर और ग्वालियर। और इनकी स्थापना कब की गई? तो 1969 में इन 2 खंडपीठों की स्थापना की गई। जबलपुर इसका मुख्यालय है, इसलिए जबलपुर को हमारे मध्य प्रदेश का जुडिशियल कैपिटल भी कहा जाता है, जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, वैसे है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन बोला जाता है क्योंकि हाई कोर्ट वहां पर स्थित है। तो 1969 का सही आंसर है। ठीक है, और 2 खंडपीठ कहां पर है? इंदौर और ग्वालियर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं, कहां पाई जाती है, कौन से सेक्टर में मिलती है? तो प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, क्यों होता है, क्या होती है प्रचंड बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए, खेती में 1 एकड़ में 4 लोग लग जाएं या 1 एकड़ में 1 लोग लगे, प्रोडक्टिविटी उतनी ही आनी है। और हमारे यहाँ पर जोत के आकार छोटे होने के कारण और बहुत सारे लोग कृषि के क्षेत्र में इन्वॉल्व होने के कारण वहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 के लगभग आती है, बहुत कम आती है। ठीक है, जहां 1 एकड़ खेत में 1 व्यक्ति काम कर सकता था, वहां हमारे यहाँ 4 हमारे चाचा ताऊ सब लगे हुए हैं खेत जोतने के लिए। ठीक है, और जब 4 लोग लगे हुए हैं तो 3 लोगों को कोई काम है ही नहीं। वास्तविक काम वो एक ही व्यक्ति का था, और हो सकता है कि एक व्यक्ति को भी, है ना, कम काम पड़ रहा हो सकता है साथ में 4-5 एकड़ जमीन एक साथ खेती कर सके और ज्यादा कर सके अगर मैकेनाइजेशन है तो कुल मिलाकर के उन 3 लोगों की जो प्रोडक्टिविटी हो लगभग 0 है। ठीक है, तो उन लोगों को लगता जरूर है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो बेरोजगारी का शिकार है। और कौन सी वाली बेरोजगारी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि ये छिपी हुई है इसलिए इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रकार पाया जाता है वो यही है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए, और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, मनरेगा जैसी योजना लाए हैं, सब ऐसी इसीलिए है कि खेती के वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको खत्म किया जा सके और बहुत सारे लोग जो एक ही कार्य में लगे हैं और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है तो उसको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर असेसमेंट ऑफ मिनरल डिपॉजिट इन इंडिया इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश द UNFC हैज अडॉप्टेड इन, कौन सी मिनरल पॉलिसी के डिपॉजिट में, मतलब मिनरल पॉलिसी के अंतर्गत मिनरल डिपॉजिट को असेसमेंट के लिए UNFC के जो फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो मिनरल पॉलिसी हमारे यहाँ आई कब थी? 2010 में आई थी, तो 2010 आंसर होगा। 11 में आई नहीं, 12 में आई नहीं, 15 में आई नहीं। मिनरल पॉलिसी हमारी आखिरी आई थी 2010 में, और उसके पहले जब आई थी वो आई थी 1995 में। तो साल दे के रखे हैं। तो अगर आपको ये भी याद हो कि कब कब मध्य प्रदेश में मिनरल पॉलिसी आई है तो बाकी 3 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मिनरल पॉलिसी 2010, क्योंकि उसके अलावा मध्य प्रदेश में मिनरल पॉलिसी आई नहीं है, 2 बार ही तो आई है। चलिए, किस 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ठीक है, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ क्या था, किसका नारा था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा जी ने दिया था, पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने जब ये गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ, तो ये नारा दिया था 1971 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान में। अब ये 1971 का पीरियड देखे तो ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान ये नारा दिया गया था, तो वो आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, 4th 5 ईयर प्लान। क्यों आंसर हो जाएगा 4th 5 ईयर प्लान? इसलिए आंसर हो जाएगा क्योंकि 4th 5 ईयर प्लान का टेन्योर था 69 से 74 तक। ठीक है, 69 से 74 इसका टेन्योर था, तो इस समय पर यह नारा दिया गया था, तो इसलिए इसका इस समय पर नारा दिया गया था, इसलिए सही आंसर होगा। लेकिन जो गरीबी हटाओ प्रोग्राम है, ठीक है, उसको कौन सी पंचवर्षीय योजना के साथ
इंटीग्रेट किया गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो है 5th 5 ईयर प्लान। देखिए ना, 5 ईयर प्लान बन पहले जाता था और बाद में उसका इंप्लीमेंटेशन होता था, तो ये पीरियड था 5 ईयर प्लान का, 4th 5 ईयर प्लान का 69 से 74। नारा तो बाद में दिया गया ना, 69 में तो ऑलरेडी 5 ईयर प्लान लागू हो चुका है, बन चुका है, इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा चुका है, तो इस समय पर इसमें कुछ भी नहीं किया गया। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जब आया, जिसको हम इनकम्प्लीट 5 ईयर प्लान बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद में सरकार गिर गई थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की वजह से, और 78 में नया 5 ईयर प्लान आ गया, तो 78 में 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया। ठीक है, जब बंद कर दिया था उसके बाद में 3 वापस से प्लान आए दूसरे। ठीक है, फिर वापस से जब इंदिरा गांधी सरकार बनी तो फिर से 5 ईयर प्लान 6th वाला इंट्रोड्यूस किया गया। तो 5th 5 ईयर प्लान के अंदर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था, बेसिक नीड्स। ठीक है, इसमें बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी चीजों के बारे में बातचीत की गई कि लोगों को न्यूट्रिशन मिले, लोगों को रहने के लिए घर मिले, इलेक्ट्रिफिकेशन मिले, सैनिटेशन मिले, पानी मिले, ये सब चीजें इसके अंदर बात की गई मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसका मुख्य उद्देश्य इस प्लान का क्या था? पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ। तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन हमारे पास 5वां नहीं है, इसलिए हमको चौथा लगाना पड़ा कि इसके दौरान ये नारा दिया गया था। चौथे 5 ईयर प्लान में कहीं पर भी गरीबी हटाओ के उद्देश्य को शामिल नहीं किया गया, ये 5वें वाले में शामिल किया गया है। तो अगर ऑप्शन में कहीं पर 5वां पंचवर्षीय योजना होती तो ऑप्शन सही वाला कौन सा होता? 5th, क्योंकि इसी के अंतर्गत इस प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया गया था। लेकिन नारा कब दिया? 1971 में, जो कि 5 ईयर प्लान कौन सा चल रहा था उस समय पर? 4th वाला, उसके ड्यूरेशन के समय दिया हुआ था, इसलिए 4th डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी अगर न्यू बात की जाए तो जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं गरीबी हटाओ के, वो 5th 5 ईयर प्लान में, है ना, लिए गए हैं, क्योंकि 74 से 78 का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया और वो गरीबी हटाओ से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू इशू डायरेक्शन टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज द पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। आरबीआई क्या है? हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? तो 1st of April 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, 1st of April 1935। इस समय पर इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी, ठीक है, 1949। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया। इस समय पर इसके गवर्नर कौन थे? तो इस समय पर इनके गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये बाद में हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने सीडी देशमुख। ठीक है, तो ये इस समय पर इनके गवर्नर थे। चलिए 2 फैक्ट हमको यहाँ पर मिले। अप्रैल 1935 में एक एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट, इसके माध्यम से आरबीआई को बनाया गया, ये आरबीआई एक्ट आ गया। ठीक है, पर संविधान हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, 1 से लेकर के 395 आर्टिकल, अब और बढ़ गए, सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, कहीं पर भी हमको आरबीआई देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आरबीआई शब्द ही नहीं मिलता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलेगा? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। पहला वाला ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शंस पूछे हैं, तो पहला और तीसरा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पावर कहां से आती है? आरबीआई के अंतर्गत आती है। अब ये जो सेकंड वाला ऑप्शन कब सही हो जाता? कब सही हो जाता? जब यहां पर लिखा होता कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। ठीक है, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट, ये काफी चर्चा में था कुछ समय पहले तक। सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट, इसके माध्यम से केंद्र सरकार को, ठीक है, ये पावर्स मिलते हैं कि वो निर्देश जारी कर सकती है आरबीआई को इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर यहां पर संविधान की जगह पर सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट लिखा होता तो तीनों की तीनों ऑप्शन सही होते। हमारा ऑप्शन सही वाला कौन सा होता? डी। लेकिन क्योंकि वहां पर संविधान लिखा और संविधान में कहीं पर भी आरबीआई का वर्णन नहीं है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही वाला आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाक से। फैक्ट जो बताते जा रहा हूं नोट डाउन करते जाइए, याद करते जाइए, मेमोराइज करते जाइए, जल्दी अच्छा होगा। Who among the following presented union budget maximum number of time? ठीक है, किसने सबसे ज्यादा बार बजट दिया है? फाइनेंस मिनिस्टर सारे हैं,
सारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर्स रह चुके हैं। मोरारजी देसाई साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया, सॉरी 9 नहीं 10 बार बजट पेश किया, ठीक है। और ये जो 10 बार बजट पेश किया इसमें से 8 फुल बजट पेश किए, फुल बजट्स, और 2 इंटरिम बजट पेश किए, ठीक है। कौन कौन से ड्यूरेशन में पेश किए हैं? तो 67 से 70, 1967 से 70 के बीच में पेश किए, और उसके बाद 59 से 64 इस समय भी पेश किया। तो इस समय पर भी ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने बजट पेश किए हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के इन्होंने 10 बार बजट पेश किया, 2 बार इंटरिम, 8 बार फुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ऊपर वालों ने नहीं पेश किया, ऊपर वालों ने पेश किया, उनके नंबर लिख लेते हैं कितनी कितनी बार। पी चिदम्बरम ने 9 बार पेश किया है, प्रणब मुखर्जी साहब ने इनसे 1 बार कम 8 बार, इन्होंने 10 बार, तो सबसे ज्यादा बार आंसर इनका हो जाएगा। ये आर के षणमुखम चेट्टी जिनका नाम लिखा हुआ ये व्यक्ति भी फेमस है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया था, फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड बाय आर के षणमुखम चेट्टी। तो आपके पास ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं, ये चारों से कुछ ना कुछ फैक्ट आपके पास होना चाहिए, इसलिए सारे फैक्ट आपको हमने दे दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? मिनिमम इनकम टू फार्मर्स, सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फार्मर्स, इरिगेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स। कब आई थी पहले ये योजना, ये देख लें जरा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है 24 फरवरी 24 फरवरी 2019 को आई थी, 24 फेब 2019, ठीक है। और क्यों आई थी? इस स्कीम के अंतर्गत 6,000 रुपए का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाता है। किसको दिया जाता है? फार्मर्स को डीबीटी किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ताकि किसान जो है इस पर्टिकुलर क्रेडिट को इस्तेमाल कर सके अपनी छोटी छोटी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इन चीज। क्या 6,000 एक ही बार में डाल दिए जाते? नहीं, 6,000 की 3 किस्तें बनती हैं, 2,000 की, 2K मतलब 2,000 रुपए की 3 किस्तों में ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी, 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई, और ये 3 किस्तों में 6,000 रुपए का डायरेक्ट ट्रांसफर किसको देती है? किसानों को देती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिगार्ड्स इज करेक्ट इन रिगार्ड टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित सवाल है कि कब कौन सा जिला बना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश तो 1955 है ना, कि भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की वजह से बना था, ठीक है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स बनती गई। 2000 में हम अलग हो गए छत्तीसगढ़ के साथ में, तो 2000 में जब अलग हुए तो वो भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ले गया, 45 डिस्ट्रिक्ट्स फिर बची, फिर कुछ नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पूरा आपको जब से मध्य प्रदेश बना 55 के बाद से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से, तो आज तक कितनी डिस्ट्रिक्ट्स बन चुकी है वो पूरा ध्यान होगा, तो ये हम आसानी से कर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नीमच कब बना? तो नीमच बना है 10 जून 1998 को, ठीक है। वैसे ये डेट जो है अलग अलग मिलती है, कई जगह पर आपको 30 जून देखने को मिलेगा, और कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज में 10 जून भी देके रखा है। तो दोनों ही डेट आप याद कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट काफी ज्यादा विवादित होते हैं। 30 जून भी आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। तो ये डी ए वाला ऑप्शन फोर्थ कहां मिलता है? ये 2 में मिलता है, तो पहले 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म हो जाते हैं, तो ये 2 तो सही आंसर नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली कब बना? सिंगरौली सीधी से अलग होकर के बना था, और ये 2008 में बना था। पर 2008 की हमारे पास 2 डेट्स हैं, एक है 24 मई और एक है 17 मई। सिंगरौली बना था 24 मई को, बाद में पहले बना था अलीराजपुर 17 मई को, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 चीजें आ गई, ए, डी और ए। तो ए तो 4 पे है, बी कहां पर होना चाहिए? 1 पे होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन में 1 पे है, तो ये भी सही है, दोनों ऑप्शन अभी भी सही है। डी वाला हमारा होना चाहिए 2nd पे, तो ये 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो डी 2 से मैच हो रहा है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। तो सी के सामने 3 आ गया, सी के सामने 3 आ गया, बी के सामने
बी के सामने 1 आना चाहिए, 1 आ गया, ए के सामने 4 आना चाहिए, आ गया, डी के सामने 2 आना चाहिए, आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, कुछ और चीजें ले लीजिए फैक्ट के रूप में। तो 1998 में 16 जिले टोटल बने थे। पहले बने थे 10 जिले बी आर दुबे कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और उसके बाद सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर 6 जिले बाद में और बने। ठीक है, और हमने कल जब लास्ट डिस्कशन देखा था तब देखा था 2013 में भी हमारे यहाँ एक जिला बना आगर मालवा। ठीक है, और उसके बाद 2000 ठीक है 17 में भी हमारे यहाँ एक जिला बना, 18 में भी, जिसका नाम है निवारी। ठीक है, तो बाद में भी हमारे यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट्स और बने हैं इसके बाद भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स आप रीऑर्गेनाइजेशन के संबंध में ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कर है? ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट जरा समझिए। ऐसा टैक्स जिसका आय के साथ में, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन हो। जिस मतलब कि अगर आपकी आय बढ़ रही है तो टैक्स का रेट भी आपके ऊपर ज्यादा लागू होगा। तो ऐसा टैक्स कौन सा है इसमें से? तो वो है इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स क्यों है? कम कमाते हो कम भरो। हमारे यहाँ स्लैब है ना ऐसे कि अगर 2.5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, 5 लाख से ऊपर है तो इससे इतना टैक्स देना, 10 लाख से ऊपर है तो और टैक्स देना, ज्यादा ही कमा रहे हो तो सरचार्ज भी देना। ठीक है, तो ये कौन से नियम के अंतर्गत आता है? इनकम टैक्स के अंदर। तो आयकर एक ऐसा टैक्स है जो कि प्रगतिशील है, बाकी टैक्स ऐसे नहीं है। बिक्री करके बन लो, एक आध ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। बिक्री कर, सेल्स टैक्स। ठीक है, मैं खरीदने जाऊं या कोई और खरीदने जाए, या मैं बेचूं या कोई और बेचे, ठीक है, टैक्स वो सेल्स टैक्स उतना ही लगेगा। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स मैं कितना कमाऊंगा और सामने वाला कितना कमाएगा, अगर उसमें डिफरेंस है तो दोनों के ऊपर टैक्सेशन के रेट में भी डिफरेंस है। अगर मैं कम कमा रहा हूं तो मुझे कम टैक्स भरना है, सामने वाला ज्यादा कमा रहा है तो उसे ज्यादा टैक्स भरना है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रोग्रेसिव के अलावा, है ना, दूसरे भी होते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेशन भी होता है, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन भी होता है, तो उनके एग्जांपल्स भी आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मध्य प्रदेश पेसा एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कौन सी तारीख को लागू हुआ? तो ये 15 नवंबर 2022 को। ठीक है, 15 नवंबर 2022 को पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ है पूरी तरह से। ठीक है, ये पेसा एक्ट आया कब था? पेसा एक्ट आया था 1996 में। फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। हमने शेड्यूल्ड एरियाज की बात की थी कि हमारे देश में कुछ एरियाज हैं जिनको शेड्यूल्ड एरियाज कहा जाता है ना। संविधान के अनुच्छेद अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के अंतर्गत कुछ रीजन्स को, देश के कुछ रीजन्स को शेड्यूल्ड एरियाज की गिनती में रखा गया। ठीक है, उन शेड्यूल्ड एरियाज में कुछ एक्ट लागू डायरेक्टली नहीं होते, उसके लिए गवर्नर की और प्रेसिडेंट की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और उसमें से एक एक्ट था पेसा एक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 15 नवंबर 2022 से, जबकि एक्ट कब का है? 1996 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य शक्ति अभियान। सूर्य शक्ति अभियान किससे संबंधित है? इनकरेज सोलर पावर प्लांट, पावर इंडस्ट्री प्लांट इन एमपी, make rural households self-reliant in electricity through solar energy, encouraging urban households for adopting solar energy as electricity and use of solar energy in industries। तो सूर्य शक्ति अभियान सोलर से संबंधित तो है, ऐसा तो दिख रहा है, पर कहां पर, किस, कौन सा फैक्ट सही बैठता है? ठीक है, रूरल एरियाज में जो गांव की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उसका एक एनालिसिस करके वहां पर कितना हमको सोलर पावर मिल जाए कि वहां का गांव जो है, या वो गांव की जितनी एनर्जी नीड है वहीं की वहीं पूरी हो जाए। इसके लिए हम ये स्कीम लेकर के आए थे, और ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 8 अक्टूबर 2022 में। और ये रूरल एरियाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अर्बन एरियाज वाले ऑप्शन, या सोलर एनर्जी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने वाला, या इंडस्ट्री में सोलर ऊर्जा उपयोग करने वाला ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका ऑप्शन होगा बी वाला सही ऑप्शन होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल ने मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को स्वीकृति दी, कब दी? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज एक्ट
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था उसकी स्वीकृति के तौर पर उसको लागू करने के लिए जो राज्यपाल ने हमारे मध्य प्रदेश सरकार का एक्ट था उसको स्वीकृति दी 24 जनवरी 1994। वो पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में पहला राज्य जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है ना एक्ट ला करके, वो था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये फैक्ट जरूर आप ध्यान रखिए। और ये डेट 24 जनवरी 1994 जब ये हमारे यहाँ एक्ट के तौर पर लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है क्योंकि इसके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, और चारों ऑप्शंस में कहीं ना कहीं ऐसा कंफ्यूजन है कि सबको लगभग मैनचेस्टर की गिनती में रखा गया, खासकर 3 को तो रखा गया है। कानपुर को भी बोला जाता है, अहमदाबाद को भी बोला जाता है, मुंबई को भी बोला जाता है। ठीक है, कानपुर को एक और नाम से जाना जाता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। अहमदाबाद क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल का हब है इसलिए भी इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी बोला जाता है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो दोनों सही होने चाहिए, ए और सी। मुंबई को पहले बोला जाता था लेकिन अब वहां पर इतना ज्यादा टेक्सटाइल का कारोबार नहीं होता इसलिए अब नहीं बोला जाता, इसलिए ऑप्शन ए और सी में ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही माने जाने चाहिए। ठीक है, तो सी भी सही है, ए भी सही है। कानपुर को भी बोला जाता है, अहमदाबाद को भी बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आप नेट पे भी सर्च करेंगे, पीआईबी की वेबसाइट पे भी सर्च करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण में उन्होंने अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला और कानपुर को जब हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और वहां पर किसी इंडस्ट्री के उद्घाटन के लिए गए थे, ठीक है, उस समय पर कानपुर को उन्होंने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया के नाम से बचाया, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। ठीक है, इस नाम से उन्होंने उनको पुकारा है। दोनों ही मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब देखेंगे तो कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया है, भारत का मैनचेस्टर, इसलिए दोनों ही ऑप्शन आप सही मान सकते हैं। क्योंकि पीएससी भी कई बार कर लेता है, दोनों ही ऑप्शन सही कर देता है। ठीक है, तो इसलिए समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित करता है? री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित है। तो जैसे कि कुछ देशों में प्रेसिडेंट एक बार या 2 बार रीइलेक्ट हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में ऐसी कोई शर्त नहीं है, कितनी भी बार प्रेसिडेंट रीइलेक्ट हो सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो। ठीक है, और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद री इलेक्शन के लिए दिया गया है वो है अनुच्छेद नंबर 57, पर बाकी अनुच्छेद भी प्रेसिडेंट से संबंधित है तो इनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में तो प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट क्या होगा? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पूरी की पूरी स्टेट की किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के हाथ में होगी, ऐसा वर्णन किया गया। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, तो उसका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। एमएलए भी वोट दे सकते हैं, एमपी भी वोट देते हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन रहेंगे, वोट कौन कौन देंगे? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो एमपी और एमएलए वोट दे सकते हैं। वो इलेक्टोरल कॉलेज का वर्णन कहाँ किया है? अनुच्छेद नंबर 54 में। अनुच्छेद 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन, किस प्रक्रिया के तहत इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन होगा, कौन कराता है वैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई कराता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन। और मैनर ऑफ इलेक्शन कहां देके रखा है संविधान में? अनुच्छेद नंबर 55। किस तरीके से होता है? बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न किया जाता है। ठीक है, कौन करवाता है? ईसीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Prime Minister of India has never attended the Parliament during his tenure? इनमें से किनने अभी तक, है ना, प्रधानमंत्री सब रहे हैं, लेकिन किनने पार्लियामेंट अटेंड ही नहीं करी अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान? चलिए देखते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो 5 साल रहे तो उन्होंने देखा ही है। ठीक है, पूरी सरकार चले, इन्होंने भी देखा है, चंद्रशेखर साहब ने भी देखा है। ठीक है, एक ही व्यक्ति है चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है, जनता पार्टी से थे। जब अनस्टेबल वक्त चल रहा था हिंदुस्तान में उस समय पर, ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया। कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की थी इन्होंने, ठीक है, इंदिरा गांधी के सपोर्ट के साथ, कांग्रेस के सपोर्ट के साथ में इन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक है, और जिसके प्रधानमंत्री पद पर ये थे।
और कांग्रेस सोशलिस्ट जो बनी थी उस समय पर वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पर थी। लेकिन इनने जब शपथ ग्रहण किया 28 जुलाई को 1979 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया और सिर्फ 23 दिन के बाद मतलब 20 अगस्त 1979 को इनकी सरकार गिरने वाली थी। क्यों गिरने वाली थी? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट खींच लिया था। 20 अगस्त है, ठीक है। और जब सपोर्ट खींच लिया था और फ्लोर टेस्ट के लिए जाते तो इनको पता था कि सरकार गिर जाए, इसके पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के साथ में इन्होंने प्रेसिडेंट को बोला कि लोकसभा भंग कर दी जाए, है ना, और भंग करके दोबारा इलेक्शन कराया जाए, ठीक है। अब जब भी दोबारा इलेक्शन होते हैं और इस परिस्थिति में लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पद पर वही व्यक्ति बना होता है जो प्रधानमंत्री के पद पर लोकसभा भंग होने से पहले था। कब तक बना रहता है? जब तक कि नई सरकार, नया सदन चुन करके नया नेता नहीं चुन लेता प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन उस समय पर उसे पीएम ना कहते हुए हम केयर टेकर पीएम बोलते हैं। तो इन्होंने 23 दिन तो पीएम के पद पर काम किया और बाद में केयर टेकर पीएम के पद पर काम करते रहे। अब खैर ये कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसलिए माना जाता है कि ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, ठीक है, 14 जनवरी 1980 तक, जब तक कि नई सरकार चुन करके नहीं आ गई, तब तक ये प्रधानमंत्री पद पर बने रहे, ठीक है। और ये 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। 23 दिन तक इन्होंने एंजॉय की सत्ता, उसके बाद केयर टेकर पीएम के तौर पर 14 जनवरी 1980 तक काम किया। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए, राजनीति संबंधित फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। JVP committee was constituted in 1948 and 49 was related to which of the following? JVP, J से होते हैं जवाहरलाल नेहरू, V से सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और P से पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 व्यक्तियों की कमिटी बनी थी। किसके संबंधित बनी थी? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के संबंध में बनी थी। तो बी वाला ऑप्शन सही है, फॉर्मेशन, भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए। इसके ठीक पहले कमीशन बना था धर कमीशन, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी। उन रिकमेंडेशन को फिर से रिव्यू करने के लिए JVP कमेटी बनी, ठीक है। JVP कमेटी के बाद में फिर से एक बार समिति आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में फजल अली की अध्यक्षता में, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी बोला जाता है। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन संबंधित कुछ फैक्ट हैं। 3 कमेटी बनी है, ठीक है, धर कमेटी, JVP और फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन 1955 में, ठीक है। और तीनों किस लिए बनी है? स्टेट्स के फॉर्मेशन के लिए। तो बी वाला ऑप्शन इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 93, निम्नलिखित में से कौन सा निगम पूरी तरह से निजी ऑडिट के अधीन है? चलिए कोई समस्या नहीं है, इस पे देखते हैं, इस पे विचार करते हैं। निजी ऑडिट, कौन सा निजी ऑडिट के संबंध में है, मतलब कौन अधीन है, कौन से इनमें से कौन सी संस्था में निजी ऑडिट पूर्णतः होता है? तो RBI का निजी ऑडिट होता है। बाकी सबका ऑडिट कौन करता है? कैग। पर जो आखिरी ऑप्शन है, क्या ये प्रश्न पुराने समय का बना हुआ है, ठीक है। एयर इंडिया बिक चुकी है, प्राइवेट कंपनी है, अब कैग का इसमें क्या काम है? एयर इंडिया अब किसके पास है? टाटा के पास है, ठीक है। पहले भी टाटा के पास थी, अब वापस टाटा के पास चली गई। बीच में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका राष्ट्रीयकरण करवा के, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी हो गई। अभी मोदी जी के समय पर फिर से बिक गई है, ऑक्शन कर दिया है और टाटा ने इसको खरीद लिया है, ठीक है। तो अब इसका ऑडिट कैग नहीं करेगा क्योंकि काम नहीं। लेकिन फिर भी अगर इस ऑप्शन को अगर बदल दिया जाए तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? भारतीय रिजर्व बैंक का ऑडिट कौन नहीं करता है ना, कैग नहीं करता है, इसलिए इसका ऑडिट कौन करता है? निजी ऑडिट संस्थान, ठीक है, प्राइवेट ऑडिटिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई उषा किरण योजना किससे संबंधित है? ठीक है, उषा किरण योजना जो है 2007 में आई थी, 2007, और इसका संबंध है 2005 में एक एक्ट आया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए उषा किरण योजना लाए गए थे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो घरेलू हिंसा वाला ऑप्शन तो ए वाला ही है, तो ए वाला जो है
वो इसका सही ऑप्शन होगा। महिला और बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा के लिए इस योजना को लाया गया था, उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2007 में आई थी, मध्य प्रदेश की योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट स्पीक्स अबाउट बाय विच एक्ट डिड वुमेन गॉट राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोटिंग के अधिकार कौन से एक्ट के माध्यम से दी गए? ठीक है, 1919 के अधिनियम में पहली बार भारत में महिलाओं को वोटिंग के अधिकार दिए गए, और 1949 के बाद में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तौर पर सभी महिलाओं को अधिकार दिए गए। यहां पर लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, कम महिलाओं को अधिकार दिया गया, लेकिन महिलाओं को पहली बार अधिकार इसी अधिनियम के माध्यम से मिला। इसके पहले महिलाओं को वोटिंग के राइट्स नहीं थे। 1919 के बाद में महिलाओं को भारत में वोटिंग के राइट्स दिए गए, लेकिन वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब कुछ महिलाओं को। 1949 के बाद में जब इलेक्शंस हुए, ठीक है, हमारा संविधान लागू हो गया था 1949 में, ठीक है, कुछ अनुच्छेद और पूरी तरह 26 जनवरी 1950, तो जब वो लागू किया गया उस समय पर हमारे कुछ महिलाओं को जो वोटिंग अधिकार था कुछ बदल करके संपूर्ण महिला वर्ग को, ये संपूर्ण भारत में जितने भी लोग हैं जो 18 साल से ऊपर थे, ठीक है, उस समय पर 21 साल लिमिट थी, बाद में 18 साल कर दी गई, अब 18 साल यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, तो 21 साल से ऊपर जितने भी लोग उस समय पर थे सबको वोटिंग के अधिकार दिए गए, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। लेकिन पहली बार कब मिले? भारत सरकार अधिनियम 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत, जिसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत दिए गए। तो ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है जिससे लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को प्राप्त करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स फ्रॉम विच स्पीकर, है ना, गेट्स डिराइव्स इट्स पावर एंड ड्यूटीज। ठीक है, देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हाँ है, वहां से तो शक्तियां आती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, वहां पर भी कुछ शक्तियां हैं। और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मतलब जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, है ना, प्रक्रियाएं हैं, उनसे भी। ये सम्मेलन यहाँ पर गलत ट्रांसलेशन हो गया है, ट्रेडिशंस है बेसिकली कन्वेंशंस। ठीक है, पुराने समय पे जो बहुत समय से आते जा रहे, है ना, ट्रेडिशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, है ना, इसी तरीके से चीजें होंगी, वहां से भी शक्तियां प्राप्त होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कोई भी ऐसी पावर नहीं मिलती। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही वाला कौन सा होना चाहिए? बी ऑप्शन सही होना चाहिए। चेक कर लेते, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया ये बताना है। तो ये इंदौर में, फैक्चुअल नेचर का प्रश्न है, तो इंदौर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने इसको जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। चलिए, तो बी वाला ऑप्शन, एकल हस्तांतरित वोटिंग प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, कहां पर देके रखा है? अनुच्छेद 55 में, आर्टिकल नंबर 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन के अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का वर्णन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के प्रेसिडेंट चेयरपर्सन कौन है? तो ये भी फैक्चुअल नेचर का प्रश्न है। जस्टिस शांतनु एस खेमकर ये है। ठीक है, न्यायमूर्ति शांतनु जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग नहीं मिला? इनमें से किसे जीआई टैग नहीं मिला है? जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अभी फैक्चुअल नेचर के प्रश्न है, किसको नहीं मिला है देखते हैं। जबलपुर के मार्बल आर्टिक्राफ्ट को मिल चुका है, झाबुआ के कड़कनाथ के मुर्गे को मिल चुका है। ठीक है, और दतिया को मिल चुका है, ऐसा है नहीं। ठीक है, और झाबुआ इंदौर के लेदर टॉयज को मिल चुका है, ऐसा। अब ये चार चीजें इनमें ऑप्शन में दे के रखिए। अब इसमें हमको पहचानना है कि किसको नहीं मिला है। तो जो जबलपुर में संगमरमर की बात चल रही है, इनको नहीं मिला जीआई टैग। झाबुआ के कड़कनाथ चिकन को मिला है, ब्लैक चिकन। ठीक है, कड़कनाथ ब्लैक चिकन। मेटलवेयर टीकमगढ़ और दतिया दोनों जगह पर जीआई मिला है ना। और देवास में लेदर के टॉयज बनते हैं, लेकिन जीआई टैग मिला है इंदौर को, तो ये भी सही है, इंदौर में भी बनते हैं। ठीक है,
तो इंदौर के चमड़े के खिलौने, झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे और बेल मेटलवेयर ऑफ टीकमगढ़ एंड दतिया, ठीक है, इनको मिला हुआ है। ठीक है, जबलपुर के मार्बल आर्टिक्राफ्ट को नहीं मिला, तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा? ए। चलिए, इसके साथ हमारे सारे के सारे 100 प्रश्न का डिस्कशन पूरा हुआ। और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए बटन्स पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरह के डिस्कशन के लिए ट्यून इन बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको और रोचक जानकारियां आगे भी दे सकें। थैंक यू।